हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स साहब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीएसएससी की तरफ से जो अभी फिलहाल कुछ दिनों में एग्जाम होने वाला है उसके कुछ पीओक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ दो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है इस पर्टिकुलर पोस्ट के वीएसएससी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है जो लोग अभी 26 को आई थिंक जो इस पेपर में अपेयर होने वाले हैं, उन लोग एक कॉमन क्वेरीज है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो अब देखिए सिलेबस तो मेंशन नहीं है, बस वहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें मेंशन है कि जो सिलेबस होगा वो करिकुलम बेस्ड होगा। करिकुलम बेस्ड का मतलब है अगर आपका फिजिक्स साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिलेबस फिजिक्स रिलेटेड होगा। फिजिक्स का कौन सा लेवल होगा वो हम लोग आइडिया बस लगा सकते हैं, ऑफिशियल आपका सिलेबस नहीं है। आइडिया कहाँ से लगाएंगे? आइडिया लगाएंगे जो साइंटिफिक असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल वहाँ से। उस क्वेश्चन को एनालाइज करके हम लोगों ने देखा है जो सिलेबस है वो लगभग बीएससी और 11-12 को कवर करता हुआ जाता है। एमएससी का बहुत ही कम पोर्शन या फिर नेग्लिजिबल पोर्शन ही है इस पर्टिकुलर एग्जाम पे। तो मेनली आपको फोकस करना चाहिए बीएससी आईआईटी जैम लेवल का, उसके बाद 11-12 जो आपका नीट होता है उसको ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है। अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स को सुविधा के लिए एक इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस्ड करके एक शॉर्ट नोट्स बना दिए थे। तो शॉर्ट नोट्स लगभग 34 पेजेस का शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कोर्स फोल्डर में अपलोड कर दिए थे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्या किया है, कुछ स्टूडेंट्स का इसमें काइंड ऑफ डिमांड था कि शॉर्ट नोट्स के साथ साथ अगर जो फार्मूलाज है उसके ऊपर कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स भी ऐड कर दिया जाए तो बेहतर होगा। इसलिए हम लोगों ने एक दूसरा पीडीएफ भी बना दिया है। एक तो 34 पेज का पीओक्यू बेस्ड शॉर्ट नोट्स जिसमें आपका 11-12 की शॉर्ट नोट्स भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ ये सेम शॉर्ट नोट्स रहेगा बट उसके साथ साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इसके साथ ऐड कर दिया गया है। तो एक कंप्लीट आपको प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। तो दोनों में सेम शॉर्ट नोट है बट इसमें दो फाइल, एक फाइल में प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी इंक्लूडेड है जिसके साथ डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये कोर्स आप एनरोल हो सकते हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो प्रीवियसली इस एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स से है। एन एन टाइप एंड पी टाइप सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो एन टाइप पी टाइप सिलिकॉन करने के लिए आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग की जरूरत है। अब एन टाइप डोपिंग के लिए आपको चाहिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, पी टाइप सिलिकॉन बनाने के लिए आपको चाहिए ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता है फास्फोरस, है ना, पी टाइप में, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी में बोरोन। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका डिटेल में यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैं अपलोड ऐड कर दिया हूँ। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फ्रॉम द डोपिंग सिलिकॉन विद पेंटावैलेंट, जैसा कि फास्फोरस जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है। पी टाइप के केस में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी जैसे बोरोन आप ऐड करते हैं जो which creates a hole, therefore phosphorus and boron are used respectively. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट 0 केल्विन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज। 0 केल्विन में आपको पता है कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करता है। कोई भी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड नहीं जा पाता नॉर्मल टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर आप 0 केल्विन पे जब टेम्परेचर एक सफिशिएंट टेम्परेचर को क्रॉस करता है तब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे पहुंचता है। उसके पहले ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो उसका थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। ये वाला पीडीएफ हम लोग कोर्स फोल्डर में डाल दिए हैं, वहाँ से अगर आप कोर्स परचेज करेंगे तो इस पीडीएफ को आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करंट कैरिंग वायर इज स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टल एंड कैरिंग करंट अलोंग वेस्ट टू ईस्ट। तो एक आपके पास करंट कैरिंग वायर हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड है। देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये होता है और चारों दिशा। अब यहाँ पे जो करंट वायर है वो कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच किया गया है? वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन पे इसको स्ट्रेच करेगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर अबव द वायर। तो आप देखिए ये जो करंट अगर फ्लो कर रहा है कैरिंग करंट अलोंग वेस्ट टू ईस्ट, तो अगर ये ऐसा करंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। तो अगर थंब करंट के डायरेक्शन को पॉइंट करता है, जो एनसर्कलिंग फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा। आप जैसे यहाँ से देख सकते हो मैग्नेटिक जो आपका
फिंगर्स है वो ऐसे करके ऐसे एनसर्कल कर रहा है, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो यूजिंग द राइट हैंड थंब, जैसे मैंने समझा वही यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। इज इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। यहाँ पे आपको पता है कि आप लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम पे जाना ही चाहिए, फिर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट होना चाहिए, तभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एयर टू वाटर, तो यहाँ पे एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, तो रेयर टू डेंसर, तो ये इनकरेक्ट है। एयर टू ग्लास, यहाँ पे भी रेयर टू डेंसर है, तो ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे वाटर टू ग्लास, तो ये भी आपका रेयर टू डेंसर ही जा रहा है, तो ग्लास हैविंग मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास टू वाटर, तो यहाँ पे डेंसर टू रेयर पे जा रहा है, तो ऑप्शन 4 इज द ओनली ऑप्शन सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देख सकते हो, ग्लास का 1.5 है, वाटर का 1.33। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स इट इज डेंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग इज। तो यहाँ पे देख सकते हो, भले ही ये साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम है, इसरो का है ना, VSSC का, तो इसमें डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो हमारे कन्वेंशनल नेट हो या गेट हो इसमें नहीं देखने को मिलता है, बट यहाँ पे देखने को मिलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग इज, यहाँ पे ओजोनल डिप्रेशन, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, इंक्रीज इन सोलर रेडिएशन, इंक्रीज इन अर्थ एमिटेड रेडिएशन। तो ये इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन 2, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस सच एज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, या क्या नाम है इसका, देख लीजिए एक बार। इन द अर्थ एटमोस्फियर ट्रैप्स एक्सेसिव इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है, जो इंफ्रारेड एमिशन को, रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग राइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द टेम्परेचर ऑफ a given amount of water is slowly increased from 275 to 288 Kelvin. Among the following temperatures, the volume occupied by the water will be minimum at. Now, इस क्वेश्चन को करने के लिए वाटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसको बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। हम लोग बचपन में पढ़े थे ये सब, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जिसके अनुसार आप देखिएगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है। अब डेंसिटी का क्या मतलब है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर ज़्यादा है मतलब वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में अगर कन्वर्ट करें तो 273.15 मतलब 277 केल्विन के आसपास वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होने का कारण होने के मतलब यही है कि वॉल्यूम जो है वॉल्यूम मिनिमम होगा, है ना। तो यही वाला आंसर होगा 277 केल्विन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक फैन इज स्विच्ड ऑन इन अ क्लोज्ड रूम, द एयर इन द रूम विल बी। अब देखिए जब फैन चलता है तब जो इलेक्ट्रिक फैन है वो क्या करता है, डज मैकेनिकल वर्क ऑन द एयर। तो ये एक फैक्टर है कि अगर आपके पास है सर एक क्लोज्ड रूम है, इसके अंदर इसमें एक फैन घूम रहा है ना, तो जब फैन घूमेगा इसका मैकेनिकल वर्क करेगा एयर के ऊपर, तो एयर मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर उसका जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी या इंक्रीज देखने को मिलेगा गैस मॉलिक्यूल्स के। अब ड्यू टू द विस्कस डिसिपेशन एंड फ्रिक्शन द काइनेटिक एनर्जी इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ना। काइनेटिक एनर्जी जितना बढ़ रहा है इंटरनल एनर्जी उतना क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा जो फैन की मोटर है, मोटर ऑफ द फैन जनरेट्स हीट, तो इसके कारण भी जो है इंटरनल एनर्जी में बढ़ोतरी या इंक्रीज देखे जा सकते हैं। एज ए रिजल्ट द ओवरऑल इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर इंक्रीजेस कॉजिंग इट टू बी हीटेड। तो आपका जो रूम है वो क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन न्यूक्लियर फ्यूजन 1 ग्राम हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू 0.993 ग्राम हीलियम। तब देख सकते हैं यहाँ पे पहले 1 ग्राम था, 1 ग्राम से बन गया है 0.993 ग्राम। इसका मतलब कुछ अमाउंट जो मास है वो डिसिपेट हुआ है, लॉस हुआ है। द एनर्जी रिलीज, जैसे आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस आपको पता है, जितना मास आपका डिसिपेट होगा वो इस इक्वेशन के अनुसार उतना उसकी इक्विवेलेंट मास
एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम मतलब द मास डिफरेंस, 1 ग्राम माइनस 0.993 ग्राम, 0.007 ग्राम। केजी में अगर करें तो यहाँ पे 10⁻³ आ रहा है, यहाँ का 10⁻³ तो 7 × 10⁻6 किलोग्राम ये आपको मिलेगा। क्योंकि हम लोगों को सी का जो वैल्यू है 300 मीटर पर सेकेंड, उसको एसआई यूनिट में आपको इंसर्ट करना है। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट द यूनिट इनटू कॉमन यूनिट एसआई यूनिट। 7 × 10⁻6 kg m डेल्टा एम सी स्क्वायर 300 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। सो इसको कैलकुलेट करके आपको 63 × 10⁻10 जूल, तो इसको 6.3 अगर करें तो 10⁻11 जूल हो जाता है। 6.3 × 10⁻11 जूल, दैट इज मैचिंग विथ ऑप्शन 2। Let's go to the next question. The next question is question number 9. Electromagnetic waves of frequency 12 megahertz are emitted by a radio station. Their wavelength will be. तो ये सिंपल आपका V is equals to न्यू लैम्डा वाला फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यू नो इट ट्रैवल्स with the speed of light c. So c is equals to न्यू टाइम्स लैम्डा. You have to find out लैम्डा. लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, c बाय न्यू हो जाएगा। c तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड पता है 300 न्यू फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखा है 12 मेगाहर्ट्ज। 12 मेगाहर्ट्ज, मेगा मतलब 10⁻6 आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका 10⁻6 यहाँ पे 300/12 आ जाएगा 25 मीटर। तो ऑप्शन 1 के साथ ये मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। You just need to be alert and focused while answering this question, otherwise you will have great chance of making mistakes. Let's go to question number 10. In a faulty thermometer, the 0 degree centigrade marks, 0 degree centigrade mark correspond to the actual temperature of let's say 5 degrees centigrade, and the 100 degree centigrade marks, this corresponds to the actual temperature of 95 degrees centigrade. So temperature of the body measured by this thermometer is 60 degree centigrade. If you measure a temperature of 60 degree centigrade, what is the actual temperature, true temperature of the body? ये जो actual आपका स्केल है जहाँ पे 0 से एक्चुअली शुरू हो रहा है जा रहा है 100 तक, तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा? अगर फॉल्टी में F 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है तो ट्रू वाले में कितना होगा? तो हम लोग फॉल्टी वाले को F से डिनोट कर रहे हैं, ट्रू टेम्परेचर थर्मोमीटर वाले को T से डिनोट कर रहे हैं। तो फॉर मैपिंग रीडिंग फ्रॉम ए फॉल्टी टेम्परेचर स्केल टू ए ट्रू टेम्परेचर स्केल वी यूज लीनियर इंटरपोलेशन सॉरी। तो रेशियो ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो हम लोग TF भी द टेम्परेचर ऑफ द फॉल्टी स्केल, ये जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको हम लोग TF मान लेते हैं, जिसका कोरस्पॉन्डिंग ट्रू टेम्परेचर एक्चुअली TT है। तो आप देख सकते हो TT ट्रू टेम्परेचर माइनस इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है डिवाइडेड बाय ट्रू टेम्परेचर का मैक्सिमम जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय TT मिनिमम, है ना, इज इक्वल्स टू TF माइनस TF मिनिमम बाय TF मैक्स माइनस TF मिन। F यहाँ पे फॉल्टी को डिनोट करता है, T ट्रू को डिनोट करता है। तो ट्रू टेम्परेचर कितना वो हम लोग को निकालना है। ट्रू टेम्परेचर का मिनिमम कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -5 हो गया। TT मैक्स मैक्सिमम 95 है, इसका मिनिमम जो है वो है 5। फॉल्टी वाले में 60 मिला है आपको, मिनिमम क्या है 0, मैक्सिमम 100 और 0, है ना। तो यहाँ से आप थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो TT का वैल्यू मिल जाएगा 59 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फॉल्टी में जहाँ पे 60 डिग्री दिख रहा है एक्चुअल में 59 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है टेम्परेचर। तो ये थोड़ा सा क्या बोले इसको ट्रिकी क्वेश्चन था, बट इट इज ओके। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डज इट से? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब कि यहाँ पे 4 में से 3 स्टेटमेंट करेक्ट होगा, एक इनकरेक्ट होगा। प्योर वाटर बॉइल्स एट अबाउट 373 केल्विन इफ द प्रेशर इज 180। तो जो वाटर बॉयल होता है, वाटर बॉयल्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पे होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 273 अगर ऐड करें तो 373 केल्विन हो गया, और ये 1 atm का 1 atm रहेगा। तो प्योर वाटर बॉयल्स एट 373 इफ द प्रेशर इज 1 atm, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। प्योर वाटर बॉयल्स एट बिलो 370 इफ द प्रेशर इज 1 atm। अब देखिए जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
तो 1 atm से अगर 0.1 atm मतलब प्रेशर डिक्रीज किया गया है, इसका मतलब जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज करेगा, तो बिलो 370 तक। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, प्योर वाटर बॉयल्स एट अबव 370 के लिए द प्रेशर इज 2 atm। तो अगर प्रेशर बढ़ाया गया है 1 atm से 2 atm कर दिया गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाना चाहिए 370 केल्विन पे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। So the pure water boils are below 370 if the pressure is 1.22. 1.22 is more than 1 atm. So pressure बढ़ाया गया है, बट यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाना चाहिए था, बट यहाँ पे बिलो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ठीक है, सो इसका ही आप थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी falling freely from rest in the first, second and third second are in the ratio। एक बॉडी को आप फ्री फॉल दे रहे हैं, तो 1 सेकेंड में वो कितना ट्रैवल करेगा, है ना। 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, 2 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, और 5 सेकेंड में, सॉरी 3rd सेकेंड में वो कितना ट्रैवल करेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस का रेशियो, है ना। तो इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, nth सेकेंड में एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अनुसार कितना ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जब फ्री फॉल होता है तो फ्री फॉल अंडर हुज इन्फ्लुएंस, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो अगर कोई वस्तु, कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, तो nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसका इक्वेशन है Sn = u + ½ a × 2n-1। तो फ्री फॉल के लिए अगर इनिशियल वेलोसिटी का ऑब्वियसली 0 होगा, यू आर रिलीजिंग द बॉडी एट रेस्ट, सो u = 0। तो जो मॉडिफाइड फॉर्मूला बन गया ½ g × 2n-1। n जो शो करता है कितना नंबर सेकंड है, तो फर्स्ट सेकंड में, तो दिस थिंग इज कांस्टेंट, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू 2n-1। फर्स्ट सेकंड में देखिए 2 × 1-1, सो 1, सेकंड सेकंड में 3, थर्ड सेकंड में 5। सो द रेशियो इज 1:3:5, है ना। तो यहाँ पे अगर 1 यूनिट गया तो यहाँ सेकंड तक ये 3 यूनिट जाएगा, और 5th सेकंड तक ये 5 यूनिट जाएगा। सो 1:3:5, ऑप्शन 2। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 3 positive charges of equal magnitude are placed at vertices of an equilateral triangle। equilateral triangle हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। Let's say it is equilateral triangle, each side is having side of 2 centimeter। ठीक है, 3 पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के Q प्लेस किया गया है, दैट इज ओके। What is the magnitude of the force acting on a positive charge of magnitude +Q placed at the centroid of the triangle। सेंट्रॉइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर से मिड पॉइंट पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू द मिड, देन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल गिव यू द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हम लोग G से डिनोट कर सकते हैं। ये जो G पॉइंट है, इसमें आपके पास एक, ठीक है, इसको हम लोग +Q लिख देते हैं, क्योंकि +Q यहाँ पे दिया गया। सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में देखिए तीनों जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ऑल विल बी 120 डिग्री ईच, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, है ना। तो ऐसे एक यूनिफॉर्म सिचुएशन में जो नेट फोर्स काम करेगा वो होगा 0, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की यूज करके नेट फोर्स हो जाएगा 0। Question number 14, a potential function is defined as Vx = 0 for x, x = 0 है, Vx = 0 for x less than 0 and between 0 to a, यहाँ से this is x = a, 0 to a it is V0, ठीक है, this is V0, this is V0, x greater than a it is 0 again। तो ये तो आपको दिख ही जाए कि रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल इज। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला जो है वो आपको पता है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है λ = kT divided by √2 πd² p। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर
of the gas molecule and is inversely proportional to the pressure. More the pressure, less the value of mean free path, है ना। तो it is inversely proportional to the pressure, ऑप्शन 1। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला याद रहने का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर आपको फॉर्मूला याद है देन यू कैन डायरेक्टली क्लिक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यू नो दे कैन नेवर इंटरसेक्ट। तो ये क्लास 12 लेवल की क्वेश्चन है, क्लास 10 में भी शायद हो, 11-12 के लेवल की क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आप देख सकते हैं नॉर्थ से शुरू होकर साउथ तक जाता है, और कोई भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया है। ऑब्वियसली द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, अगर दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करे तो क्या प्रॉब्लम है। अगर दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के हो जाएंगे, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। Let's go to next question, question number 17. The average value of the function 4x cube in the interval between 1 to 3. तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एवरेज वैल्यू का 1 बाई इंटरवल, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन लोअर टू अपर फंक्शन। तो यहाँ पे b का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 1 है, fx का वैल्यू 4x क्यूब है। जस्ट सिंपली पुट इट, टेक इंटीग्रेशन एंड यू विल इवेंचुअली गेट टू द वैल्यू 40। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। टू स्टार्स ए एंड बी एमिट मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ 3500 एंगस्ट्रॉम एंड 4900 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर ऑफ द टू स्टार्स ए एंड बी आर इन द रेशियो। तो ये आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन कार्व से ये क्वेश्चन आया है। तो आपको जैसे पता है, अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा से प्लॉट करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के एक ग्राफ देखने को मिलता है, जो एक पॉइंट पे पिक करता है, जिसको हम लोग लैम्डा एम बोल देते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर लेते हैं कोई, अगर दूसरा करते हैं तो ये लैम्डा के वैल्यू चेंज हो जाता है। बट लैम्डा एम जो पिक वेवलेंथ है और टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आप ले रहे हैं, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। इसको कभी कभार हम लोग बी से भी डिनोट करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। जो टी का वैल्यू है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस पीक वेवलेंथ। तो T1 बाई T2 क्या हो जाएगा, TA बाई टी भी हो जाएगा, लैम्डा बी बाई लैम्डा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लैम्डा बी 4900 है और लैम्डा ए 3500। तो दोनों का रेशियो अगर लेंगे तो 7/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 7/5, 5/7, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये सब क्वेश्चन इजी है, बट अगर केयरफुल नहीं रहे तो इसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड स्पीड। एनीमोमीटर कैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है, रॉबिन्सन एनीमोमीटर। विंड स्पीड पता लगाते हैं हम लोग इस यंत्र की मदद से। तो ऐसे यंत्र आप देख लीजिएगा, जो इसरो के जो काम करने का तरीका है, इसरो में जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, क्या इसका क्या क्या काम है, क्या नाम है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। अदर इंस्ट्रूमेंट लाइक पायरोमीटर क्या करता है, सोलर रेडिएशन का मेजर करता है। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। मे बी दिस ईयर ये वाला क्वेश्चन आ जाए, है ना। पायरोमीटर क्या मेजर करता है या बैरोमीटर क्या मेजर करता है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली, ये क्लास आपका 6-7 में ही आप पढ़े होंगे, है ना। सबसे ज़्यादा रहता है नाइट्रोजन 79%, उसके बाद रहता है ऑक्सीजन जो उसका वैल्यू होता है 21%, बाकी अदर गैसेस। तो ऑप्शन 4 लगभग 20% के आसपास होता है, 21%। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है 78.084%, ऑक्सीजन 29.946% एंड अदर गैसेस यहाँ पे देख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ अदर गैसेस और एज वेल आर शोन एज वेल। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन द रे ऑफ द सन passes through a glass prism, the color of light undergoing the minimum deviation, मिनिमम डेविएशन कब होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन भी मिनिमम होगा। तो आप देख सकते हो जैसे कि सबसे ऊपर में रेड आता है, तो इसका रेड का मिनिमम डेविएशन होता है। इसको हम लोग क्वार्टिज इक्वेशन समझ सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है A + B बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस C बाई लैम्डा टू द पावर 4। तो जिसका लैम्डा जितना ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। लाइट के
सनलाइट के जो 7 किरणें हैं, साइट लाइट है वेवलेंथ है, उसमें से रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होने का मतलब, लैम्डा मैक्सिमम होने का मतलब है एन की वैल्यू क्या होगा, वो मिनिमम होगा। मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स इट विल डेविएट लेस, ठीक है, इट विल डेविएट मिनिमम, है ना। लोअर लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डेविएट लोएस्ट, so red light will get least deviated. Let's go to the next question, question number 22. The decimal system equivalent of the binary number 1001. तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से आपको 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, तो 8 हो गया, यहाँ पे 0 0 2 to the power 0 1, है ना, तो 9 हो गया, ऑप्शन 1। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, a shaft of diameter 40 centimeter is tightly fit into the center of a pulley of diameter 22.0 meter along its axis so that the system rotates uniformly। समझाने के लिए ये आपके shaft दिखाया गया है जो कि 40 सेंटीमीटर का डायमीटर है, उसके साथ एक पुली से अटैच कर दिया गया है जिसका डायमीटर 2 मीटर है, मतलब 200 सेंटीमीटर हो गया, है ना। So that the system rotates uniformly, what is the ratio of the linear velocity of the rim of the pulley to the surface, यहाँ पे what is the corresponding ratio of the centripetal accelerations। तो इसका भी फॉर्मूला आपको लगा देना है बस। तो जो वेलोसिटी है वो ओमेगा आर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। अब एंगुलर वेलोसिटी तो हर एक पॉइंट का सेम रहेगा, कांस्टेंट फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द सिस्टम, है ना, कनेक्टेड है, ओमेगा इज सेम। The velocity ratio mainly depends on the radius ratio, है ना। radius of the pulley is 2 meter diameter divided by 2 is 1 meter, that is 100 centimeter। shaft radius जो है 40 आपका दे रखा है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर बाई 2 that is 20 सेंटीमीटर, है ना। shaft radius 20 सेंटीमीटर। तो इस रेडियस लीनियर वेलोसिटीज की रेशियो का निकाले वी एस, जो कि रेडियस की रेशियोज है आर पी बाई आर एस, सो 100 डिवाइडेड बाई 20 तो जाता है 5। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्योंकि ये ओमेगा सेम है तो ये भी 5 ही होगा, तो दोनों का आंसर 5 होगा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सेक एक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ, ये पता नहीं है इतना सा इजी क्वेश्चन कैसे दे दिया। एक्स सेक एक्स का मतलब है ये आपका, देखिए एग्जाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन देख के हम लोग डर जाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो गलती नहीं होना चाहिए। तो 0 पे वैल्यू तो 0 ही होगा, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा। सेक एक्स मतलब 1 बाई कॉस सेक 0, 1 बाई कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो 0 इंटू 1 इज 0, ऑप्शन 2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट, विल कंटिन्यू this question answer session in some upcoming session। If A is a symmetric matrix then it is the A transpose is, A transpose equals to A, तो ये तो ऑब्वियस ही चीज है। मॉड A क्यों नहीं होगा, क्योंकि मॉड ये डिटर्मिनेंट को शो करता है, बट ये ट्रांसपोज जो होगा एक मैट्रिक्स होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स नॉट। तो इसी के साथ हम लोग 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये वाला कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जो 26 वाले एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, VASSC साइंटिफिक असिस्टेंट फास्ट एंड इफेक्टिव रिविजन। तो बेस्ड ऑन PAQs हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला सेट बनाए हैं, उसके साथ साथ हर एक जो फॉर्मूला है उसके ऊपर रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन अपलोड करें, लगभग सारे फार्मूलाज उसमें कवर हो जाएंगे। तो आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये फार्मूला को रिवाइज करके जा सकते हैं, है ना। तो जो सिंपल शॉर्ट नोट्स है वो लगभग 34 पेजेस का है, और शॉर्ट नोट्स और फार्मूला शॉर्ट नोट्स और प्रॉब्लम्स ये सब मिला के लगभग 100 पेज का, ऑलमोस्ट 100 पेज का आपका है। तो टाइम बहुत ही कम है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसरो के साइंटिस्ट इंजीनियर्स इस एटमॉस्फेरिक एंड ओशनोग्राफी इस एग्जाम के लिए अप्लाई किए हैं, तो इसके लिए भी हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिए हैं। इसका टोटल जो शेड्यूल है वो आप देख सकते हैं, हम लोग शुरू कर दिए ऑलरेडी। ये 12 फरवरी 21 फरवरी ये 2 टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी नेक्स्ट 24 को होगा ग्रेविटेशन के ऊपर,
अब जो कोर्स एक बार लाइव हो चुका है उसको आप कितने भी बार कभी भी अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि ये 21 फरवरी को हो गया मतलब आप नेक्स्ट नहीं दे सकते, इसको कभी भी आप दे सकते हैं अनलिमिटेड टाइम। ये डेट्स वो डेट्स हैं व्हेन द टेस्ट गेट्स लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद एक बार लाइव होगा तो इसके बाद आप कभी भी अनलिमिटेड टाइम इसको दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज का वैलिड आपका इसरो एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक ये वैलिड रहेगा, टिल एग्जाम द वैलिडिटी विल रिमेन। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन लेके हम लोग हाजिर होंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड यू कैन एनरोल into these courses. All the links are given in the description. Bye bye, take care, thank you.